इमरान अपने साथियों समेत कारसी का दारुल हुकूमत में उस रिहाइशगाह पर मौजूद था जहां से वो कारस जाने के लिए निकले थे। फार्मूला इसराइल गए हुए 2 रोज गुजर चुके थे, लेकिन इमरान इस तरह यहाँ जमकर बैठ गया था जैसे उसने यहाँ से बाहर न जाने की कसम खा ली हो। गोस के साथियों ने बारी बारी उससे मजीद कार्रवाई के लिए बात की थी, लेकिन इमरान ने उन्हें सिर्फ ये कहकर खामोश कर दिया था कि अभी इंतजार करना है। आखिर तुमने क्या फैसला किया है? क्या यहाँ बैठे बैठे फार्मूला इसराइल से वापस आ जाएगा? जूलिया ने पड़पड़ने वाले लहजे में कहा। इंतजार का अपना ही लुत्फ होता है और मेरी तो सारी ही जिंदगी इंतजार में गुजर गई है। इमरान ने जवाब दिया तो सफदर बेख्तियार मुस्कुरा दिया। तुमसे तो बात करना ही मुसीबत है, मैं चीफ से बात करती हूँ। अब हम अहमकों की तरह यहाँ बैठकर एक दूसरे की शक्लें कब तक देखते रहेंगे? जूलिया ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। जब तक सबकी शक्लें अक्लमंदाना नहीं हो जाती, इमरान ने जवाब दिया। तो जूलिया ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया और उसने इंक्वायरी के नंबर प्रेस कर दिए। उसके साथ ही खामोश बैठे रहे। किसी ने उसे मना करने की कोशिश नहीं की। शायद वो सभी यही चाहते थे कि चीफ से बात हो जानी चाहिए। इंक्वायरी प्लीज। राब्ता कायम होते ही इंक्वायरी ऑपरेटर की आवाज सुनाई दी। यहाँ से पाकिस्तान का कोड नंबर बताओ। जूलिया ने कहा तो दूसरी तरफ से नंबर बता दिया गया। इमरान भी खामोश बैठा हुआ था। उसने भी जूलिया की कार्रवाई में कोई मुदाखलत न की थी। जूलिया ने ग्रिडल दबाया और फिर टोन आने पर उसने तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। आखिर में उसने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। X2। राब्ता कायम होते ही चीफ की मखसूस आवाज सुनाई दी। सिवाय इमरान के बाकी सब चौंक कर सीधे हो गए। जूलिया बोल रही हूँ सर, कारसिका से। जूलिया ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। क्यों कॉल की है? दूसरी तरफ से सर्द लहजे में पूछा गया तो जूलिया ने तफसील बताना शुरू कर दी। मुझे मालूम है, मुझे फॉरेन एजेंट ने रिपोर्ट दे दी है। कॉल क्यों की है? चीफ ने उसे दरमियान में ही टोकते हुए कहा। इमरान अब 2 रोज से रिहाइशगाह में जमकर बैठा हुआ है। ना वो आइंदा की कोई प्लानिंग बताता है और ना ही हरकत में आ रहा है। यूं लगता है बॉस कि इमरान का जहन जैसे माऊफ होकर रह गया है। जूलिया ने कहा तो इमरान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट उभर आई। तुम्हारा क्या ख्याल है, इमरान को क्या करना चाहिए? चीफ ने कहा। सर, इसराइल जाकर फार्मूला वापस लाना पड़ेगा और क्या करना है? जूलिया ने कदरे झिल्लाए हुए लहजे में जवाब दिया। तुम इससे पहले कई बार इमरान के साथ इसराइल जा चुकी हो। तुम्हारा क्या ख्याल है कि बस जहाज में बैठोगी और दिल अभी पहुंच जाओगी? चीफ ने कहा। फिर भी चीफ, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। जूलिया ने इस बार कदरे ढीले लहजे में कहा। यही कुछ करने के लिए तो इमरान काम में लगा हुआ है। उसने फॉरेन एजेंट को फोन करके हिदायत दे दी है। जब उसकी हिदायत पर अमल होगा तभी वो हरकत में आएगा। और ये भी सुन लो कि अगर तुम और तुम्हारे साथी मजीद काम नहीं करना चाहते तो मैं तुम्हें वापस बुला लेता हूँ और तुम्हारी जगह दूसरे मेंबरान को भिजवा देता हूँ। चीफ का लहजा यकलक सख्त हो गया। सर, हमारा ये मतलब नहीं है, हम तो खुद काम करने के लिए बेचैन हैं। जूलिया ने कहा। इमरान तुम्हारा लीडर है, इसलिए इमरान जो मुनासिब समझेगा वही करेगा। आइंदा अगर मुझे कॉल किया तो इसका नतीजा तुम्हारे खिलाफ भी निकल सकता है। चीफ ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो जूलिया ने होंठ चबाते हुए रिसीवर रख दिया। उसके चेहरे पर गुस्से के तासुरात उभर आए थे। तुमने कब फॉरेन एजेंट को फोन करके हिदायत दी है? जूलिया ने रिसीवर रखकर उल्टा इमरान पर चढ़ दौड़ी। जब तुम सब अपने अपने कमरों में आराम कर रहे थे। इमरान ने जवाब दिया। तो तुम हमें भी बता सकते थे। जूलिया ने और ज्यादा चिल्लाए हुए लहजे में कहा। तुम्हारा मतलब है कि तुम्हें बताता कि मैंने क्या हिदायत दी है? इमरान ने कहा। हाँ, ताकि हमें भी मालूम हो सकता कि तुम मिशन के बारे में किस अंदाज में सोच रहे हो। जूलिया ने कहा। लेकिन तनवीर को इन हिदायत का इल्म हो जाता और फिर यह हिदायत ही बेकार हो जाती। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। क्या क्या मतलब? ये क्या कह रहे हो? जूलिया ने चौंक कर कहा, जबकि तनवीर भी चौंक कर इमरान को देखने लगा। मैंने फॉरेन एजेंट को कहा था कि वो यहाँ ऐसा कोई आदमी तलाश करे जिसे खुतबा निकाह आता हो। गवाह यहाँ मौजूद हैं। इमरान ने जवाब दिया तो जूलिया ने इस तरह होंठ भींच लिए और वो ऐसी नजरों से इमरान को देखने लगी जैसे उसका बस ना चल रहा हो कि इमरान को वो कच्चा चबा जाती। तुम्हारा दिमाग वाकई माफ हो चुका है, तनवीर ने भी झुल्लाए हुए लहजे में कहा। इमरान साहब, क्या फलस्तीनी ग्रुप फार्मूला हासिल कर लेंगे? अचानक कैप्टन शकील ने कहा। तो सब यूं उछले जैसे कमरे में अचानक बम फट पड़ा हो। हत्ता कि इमरान भी आंखें फाड़ फाड़ कर कैप्टन शकील को देखने लगा। क्या मैंने कोई गलत बात की है? कैप्टन शकील ने कदरे घबराए हुए लहजे में कहा। वो शायद अपनी बात के इस रद्द-ए-अमल से घबरा गया था। तुमने किस पैराए में ये बात की है? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। आपने खुद ही तो फॉरेन एजेंट को हिदायत दी थी, अब आप खुद ही पूछ रहे हैं। कैप्टन शकील ने जवाब दिया। क्या तुमने मेरी हिदायत सुनी थी? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा।
आपने फॉरेन एजेंट को कहा था कि कब्रिस में फलस्तीनी ग्रुप रेड स्टार के चीफ अबू खालिद से राब्ते के लिए कोई क्लू तलाश किया जाए। मैं आपके साथ वाले कमरे में था, इसलिए आपकी आवाज मुझे सुनाई दे रही थी। कैप्टन शकील ने जवाब दिया। इससे ये बात कैसे तुमने समझ ली कि फार्मूला फलस्तीनी ग्रुप इसराइल से ले आएगा? इमरान ने संजीदा लहजे में पूछा। इसलिए कि आप यहाँ जमकर बैठ गए हैं। आपके अपने राब्ते फलस्तीनी ग्रुप से है, लेकिन आपने एक काम फॉरेन एजेंट पर डाल दिया है और जिस तरह इस खुसूसी ग्रुप के बारे में आपने हिदायत दी है, इससे मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आप इस बार खुद इसराइल जाने की बजाय किसी फलस्तीनी ग्रुप को इस्तेमाल करना चाहते हैं। कैप्टन शकील ने जवाब देते हुए कहा, वेरी गुड। वैसे है तो वाकई ये बेहतरीन प्लानिंग। इसराइली एजेंसियां हमारे इंतजार में रह जाएंगी जबकि फार्मूला वहां से यहाँ पहुंच जाएगा, सफदर ने कहा। तुम्हारा जहन अब बहुत एडवांस हो चुका है कैप्टन शकील, अब मुझे वाकई से खौफजदा रहना चाहिए, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तुमने हमें क्यों नहीं बताया इमरान की हिदायत के बारे में? जूलिया ने कैप्टन शकील से मुखातिब होकर कहा। यह कोई ऐसी बात नहीं थी कि मैं खुसूसी तौर पर बताता, अलबत्ता मैं इस बारे में मुसलसल सोचता रहा। फिर इमरान साहब जिस तरह जमकर बैठ गए हैं, उससे मैंने यही अंदाजा लगाया है कि इमरान साहब इस बार इसराइल जाकर इसराइली एजेंसियों से टकराने की बजाय किसी फलस्तीनी ग्रुप को इस्तेमाल करना चाहते हैं। कैप्टन शकील ने वजाहत करते हुए कहा। क्या वाकई तुम्हारा यही प्रोग्राम है? जूलिया ने मुड़कर इमरान से मुखातिब होकर कहा। नहीं, जब मैंने हिदायत दी थी तो मेरे जहन में ये बात न थी। मैंने सिर्फ इसलिए उस फलस्तीनी ग्रुप रेड स्टार के चीफ अबू खालिद के लिए कहा था कि रेड स्टार ग्रुप तिल अबीब में काम करता है और उसका प्रेसिडेंट हाउस से गहरा ताल्लुक है। मैंने सोचा कि इसराइल के सदर ने लाजमन कोई ना कोई मीटिंग कॉल की होगी या फोन करके ये फार्मूला किसी को भिजवाया होगा, इसलिए वहां से इस बारे में मालूमात मिल सकती हैं। और हतमी मालूमात हासिल किए बगैर इसराइल जाना सिवाय हिमाकत के और कुछ न था। लेकिन अब कैप्टन शकील की बात सुनकर मुझे ख्याल आ रहा है कि वाकई ऐसा भी हो सकता है, इमरान ने वजाहत करते हुए कहा। और फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, फोन की घंटी बज उठी तो इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, माइकल बोल रहा हूँ, इमरान ने कहा। ग्राहम बोल रहा हूँ मिस्टर माइकल, दूसरी तरफ से कहा गया तो इमरान ने लाउडर का बटन प्रेस कर दिया। यस, क्या रिपोर्ट है? इमरान ने कहा। मिस्टर माइकल, अबू खालिद का स्पेशल फोन नंबर मिल गया है, लेकिन इस स्पेशल फोन का ताल्लुक कब्रिस से है, इसराइल से नहीं। फिर इस स्पेशल फोन सेट की मखसूस खासियत है कि वो तिल अबीब से कब्रिस एक्सचेंज के साथ मुंसलिक रहता है। मैं आपको फोन नंबर बता देता हूँ और कब्रिस एक्सचेंज का मखसूस नंबर भी। ये नंबर आप फोन नंबर से पहले प्रेस करेंगे तो आपका राब्ता अबू खालिद से हो जाएगा। दूसरी तरफ से कहा गया तो इमरान के चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए। वेरी गुड ग्राहम, तुमने वाकई काम किया है, मैं तुम्हारे इस काम की तारीफ जीप से करूंगा, इमरान ने कहा। बेहद शुक्रिया मिस्टर माइकल, वैसे मुझे इसके लिए इंतहाई खतीर रकम भी खर्च करना पड़ी है और अंत तक जाती मेहनत भी करना पड़ी है। मैं नंबर बता देता हूँ, ग्राहम ने मसरत भरे लहजे में कहा और साथ ही नंबर बताने शुरू कर दिए। ओके, शुक्रिया, इमरान ने कहा और क्रेडल दबा दिया और फिर टोन आने पर उसने तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। काफी देर तक वो नंबर प्रेस करता रहा। फिर दूसरी तरफ से घंटी बजने की आवाज सुनाई थी। यस, एक सख्त मर्दाना आवाज सुनाई थी। मैं पाकिस्तान से अली इमरान MSc DSc ऑक्सन बोल रहा हूँ, मुझे अबू खालिद से बात करनी है, इमरान ने इस बार अपने असल लहजे और आवाज में बात करते हुए कहा। ओ इमरान साहब, मैं अबू खालिद ही बोल रहा हूँ, आपको मेरा यह खुसूसी नंबर कैसे मिल गया? दूसरी तरफ से इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा गया। कहा तो यही जाता है कि ढूंढने वाले का जज्बा सच्चा हो तो उसे खुदा भी मिल जाता है, इमरान ने जवाब दिया। आप वाकई दूसरों को अपनी कारकर्दगी से हैरतज़दा कर देते हैं। बहरहाल हुक्म फरमाए, दूसरी तरफ से हंसते हुए कहा गया तो इमरान ने उसे फार्मूले की वापसी के बारे में तफसील बता दी। ये फार्मूला लाजमन इसराइली सदर साहब के हुक्म पर इसराइल ले जाया गया है और प्रेसिडेंट हाउस से इस बारे में मालूमात मिल सकती है और आपका ताल्लुक वहां से गहरा है, क्या आप ये मालूमात हासिल कर सकते हैं? इमरान ने कहा। जी हाँ, मुझे कल ही इत्तला मिली है कि सदर साहब ने अपने खुसूसी मीटिंग रूम में कर्नल डेविड, कर्नल माइक और कर्नल रोनाल्ड के साथ बड़ी तवील मीटिंग की है। मैंने इसलिए उस तरफ तवज्जो नहीं दी थी कि हमारा कोई ऐसा मामला ना था जिस पर मुझे उस तरफ तवज्जो करना पड़ती, लेकिन अब आपकी बात सुनकर मुझे यकीन है कि ये मीटिंग उसी सिलसिले में हुई होगी, अबू खालिद ने जवाब देते हुए कहा। क्या इस स्पेशल मीटिंग रूम में होने वाली कार्रवाई आप मालूम कर सकते हैं? इमरान ने पूछा। गो सदर साहब अपनी तरफ से इस स्पेशल मीटिंग रूम को मुकम्मल तौर पर क्लोज करा दिया करते हैं, लेकिन वहां होने वाली तमाम बातचीत की रिकॉर्डिंग अगर हम चाहें तो हमें मिल जाती है
और मुझे एक हफ्ते से इत्तलात मिल रही है कि ब्लैक आई और रेड टावर दोनों एजेंसियों ने इसराइल में दाखिल होने वाले तमाम रास्तों पर मेकअप चेक करने वाले कैमरे नस्ब किए हुए हैं और एक एक आदमी की मुकम्मल चेकिंग की जा रही है। हमारे लिए यह हैरत की बात थी क्योंकि बज़ाहिर इसकी कोई ज़रूरत नजर न आती थी, लेकिन अब आपकी कॉल के बाद ये बात जाहिर हो गई है कि ऐसा उन्होंने आपको रोकने के लिए और ट्रेस करने के लिए किया हुआ है। अबू खालिद ने जवाब दिया, ये ब्लैक आई और रेड टावर क्या नई एजेंसियां हैं? वो GP5 का क्या हुआ? आपने कर्नल डेविड का नाम तो लिया है लेकिन एजेंसी के बारे में कुछ नहीं बताया। इमरान ने पूछा। GP5 भी मौजूद है और कर्नल डेविड ही उसका इंचार्ज है। ब्लैक आई 2 साल पहले कायम की गई है, उसका इंचार्ज कर्नल माइक है, जबकि रेड टावर को कायम किए हुए 1 साल हो गया है, उसका इंचार्ज कर्नल रोनाल्ड है। दोनों मिलिट्री इंटेलिजेंस से लिए गए हैं। एक एजेंसी इसराइल के मुल्हका ममालिक में गैर मुल्की एजेंटों को चेक करती है, जबकि दूसरी एजेंसी फलस्तीनी ग्रुपों में मुखबिरी का काम करती है। अबू खालिद ने जवाब देते हुए कहा, आप कब तक ये काम कर लेंगे? इमरान ने कहा, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे में, मगर सिर्फ उस मीटिंग की कार्रवाई की हद तक। अब इससे आपका मकसद हल होता है या नहीं, ये बात दूसरी है। आप कहाँ से बोल रहे हैं? दूसरी तरफ से कहा गया तो इमरान ने उसे तफसील बता दी और अपना फोन नंबर भी बता दिया। ठीक है, मैं 2 घंटे बाद खुद ही फोन कर लूंगा। दूसरी तरफ से कहा गया तो इमरान ने अल्लाह हाफिज कहकर रिसीवर रख दिया। आपने उससे फार्मूला हासिल करने की बात नहीं की, सफदर ने कहा। पहले मालूम तो हो कि फार्मूला कहाँ है, इमरान ने जवाब दिया तो सबने असबात में सर हिला दिए। फिर 2 घंटे तक वो मिशन के बारे में ही बातें करते रहे और फिर तकरीबन 2 घंटे बाद फोन की घंटी बज उठी। यस, इमरान ने रिसीवर उठाकर कहा, अबू खालिद बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से अबू खालिद की आवाज सुनाई दी। अली इमरान बोल रहा हूँ, क्या हुआ? इमरान ने इस बार अपने असल लहजे में कहा। कार्रवाई का टेप पहुंच चुका है, आप मुकम्मल टेप सुनना चाहेंगे या आपके मतलब की बात बता दूं? दूसरी तरफ से कहा गया। गुड, इसका मतलब है कि हमारे मतलब की बातें उसमें मौजूद है, फिर मतलब की बातें ही बता दे, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। इमरान साहब, पाकिस्तानी फार्मूला जो कार्सिका से मंगवाया गया था वो इसराइल के शुमाल मगरबी इलाके एलास के एक पहाड़ी इलाके ह्यूमा की किसी लेबोरेटरी में भिजवाया गया है और आपको रोकने का सेटअप ये किया गया है कि ब्लैक आई और रेड टावर आपको इसराइल में दाखिल होने से रोकेंगी, जबकि GP5 वहाँ ह्यूमा में अपना सेटअप कायम करेगी और इसराइल में भी आपको ट्रेस करके हलाक करने का मिशन मुकम्मल करेगी। अबू खालिद ने जवाब देते हुए कहा, ह्यूमा, लेकिन वो खासा बड़ा इलाका है, वहाँ उस लेबोरेटरी का महलवा को कैसे मालूम होगा? इमरान ने कहा। सदर साहब ने कर्नल डेविड की कोशिशों के बावजूद उससे ज्यादा नहीं बताया और उसे हुक्म दिया है कि वो पूरे ह्यूमा में सेटअप कायम कर ले। अबू खालिद ने जवाब दिया, इस ह्यूमा तक पहुंचने का कोई ऐसा रास्ता है कि हम इसराइल में दाखिल होते ही बराह रास्त वहां तक जा सके? इमरान ने कहा। ह्यूमा एलास के मरकज में है और एलास लाबान की सरहद पर है। एलास भी रेगिस्तानी इलाका है, लेकिन ह्यूमा उसके दरमियान में नीम पहाड़ी इलाका है। एलास में से तेल निकलता है, इसलिए वहाँ तेल साफ करने वाली एक बड़ी रिफाइनरी कायम है और पूरे इसराइल में इस इलाके से ही तेल सप्लाई करने की लाइन कायम है। इसलिए पूरे इलास में इंतहाई सख्त सिक्योरिटी है और यहाँ किसी फिलिस्तीनी को दाखिल नहीं होने दिया जाता। ये सारा इलाका यहूदी आबादियों के लिए मखसूस है, जिसका एक एक आदमी उन्होंने चेक कर रखा है। अलबत्ता तिल अबीब से भी इलास पहुंचा जा सकता है, लेकिन यहाँ भी इंतहाई सख्त तरीन चेकिंग होती है। अबू खालिद ने जवाब देते हुए कहा। लाबान सरहद से ह्यूमा कितने फासले पर है? इमरान ने पूछा। तकरीबन 100 किलोमीटर का फासला है। यहाँ रेत है, लेकिन यहाँ सड़कों का जाल फैलाया गया है, लेकिन इन सड़कों पर जगह जगह चेक पोस्टें कायम हैं। अबू खालिद ने जवाब दिया। क्या ये सिक्योरिटी फौज की है? इमरान ने पूछा। जी हाँ, अबू खालिद ने जवाब दिया। उस ऑयल रिफाइनरी में तो बेशुमार लोग काम करते होंगे और वहाँ आते जाते रहते होंगे, इमरान ने कहा। जी हाँ, लेकिन वहाँ ज्यादातर एलास के लोग ही काम करते हैं और उन सबको कंप्यूटराइज कार्ड जारी किए गए हैं जिन्हें हर जगह चेक किया जाता है और ये कार्ड जाली तैयार नहीं हो सकते। अबू खालिद ने जवाब दिया। इसका मतलब है कि कोई फलस्तीनी ग्रुप इस इलाके में काम नहीं कर सकता, इमरान ने कहा। जी हाँ, आपकी बात दुरुस्त है। वैसे ये बता दूं कि इस लाबानी सरहद पर ब्लैक आई इंतहाई सख्त निगरानी कर रही है और उन्होंने मेकअप चेक करने वाले कैमरे नस्ब कर रखे हैं, अबू खालिद ने जवाब दिया। ओके, बेहद शुक्रिया, आपका ये एहसान पाकिस्तान हमेशा याद रखेगा, इमरान ने कहा। ऐसी कोई बात नहीं जनाब, पाकिस्तान तो हमारा अपना मुल्क है, अबू खालिद ने कहा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया।
इसका मतलब है कि हमें खुद ही ये काम करना पड़ेगा। जूलिया ने कहा। हाँ, वैसे भी हम इस कदर अहम काम दूसरों पर नहीं छोड़ सकते। सफदर, तुम जाकर किसी पब्लिक लाइब्रेरी से इसराइल के तफसीली नक्शे की कॉपी ले आओ। खासतौर पर उस इलाके एलास और उससे मुलहका इलाकों का तफसीली नक्शा मिल जाए तो बहुत बेहतर होगा, इमरान ने कहा। तो सफदर सर हिलाता हुआ उठा और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। कर्नल डेविड अपने मखसूस ऑफिस में मौजूद था कि सामने पड़े हुए फोन की घंटी बज उठी तो कर्नल डेविड ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, कर्नल डेविड ने सरद लहजे में कहा। मौसलाती चेकिंग सेंटर से रॉबिन बोल रहा हूं जनाब। दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज सुनाई थी। क्या बात है, क्यों कॉल की है? कर्नल डेविड ने और ज्यादा खुश्क लहजे में कहा। सर, पाकिस्तानी एजेंट को यहाँ से की जाने वाली एक फोन कॉल चेक की गई है, दूसरी तरफ से कहा गया। तो कर्नल डेविड बेख्तियार उछल पड़ा। क्या क्या कह रहे हो? पाकिस्तानी एजेंट को कॉल और यहाँ से? ये कैसे हो सकता है? कर्नल डेविड ने यकलक चीखते हुए कहा। सर, ये कॉल तिल अबीब के किसी नवाही इलाके से की जा रही थी और चूंकि ये कॉल तवील फासले की कॉल थी इसलिए हमारी चेकिंग मशीनरी ने उसे चेक कर लिया। ये कॉल यहाँ के किसी अबू खालिद ने की है और दूसरी तरफ से ये कॉल अली इमरान ने रिसीव की है, रॉबिन ने जवाब दिया। क्या क्या कह रहे हो? अली इमरान? ओ वेरी गुड। क्या ये कॉल टेप हुई है? कर्नल डेविड ने इंतहाई मसरत भरे लहजे में कहा। यस सर, मैं ये टेप आपके ऑफिस भिजवा देता हूँ सर, दूसरी तरफ से कहा गया। वेरी गुड, तुम्हें इसका भारी इनाम मिलेगा। वेरी गुड, जल्दी भेजो। और हाँ, क्या उस मुकाम का पता चला है जहाँ से कॉल की जा रही थी? कर्नल डेविड ने पूछा। नहीं जनाब, न ही उस मुकाम का पता चल सका है। शायद कोई स्पेशल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया गया है और न ही रिसीविंग मकाम का। अलबत्ता ये मालूम हुआ है कि कॉल तवील फासले की थी और इसलिए चेक भी हुई है, रॉबिन ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, तुम फौरी ये टेप भिजवा दो, कर्नल डेविड ने कहा और क्रेडल दबाकर उसने टोन आने पर 2 नंबर प्रेस कर दिए। यस सर। दूसरी तरफ से उसके पीए की मोतबाना आवाज सुनाई थी। मौसलाती चेकिंग सेंटर से एक टेप भिजवाई जा रही है, उसे फौरन मेरे ऑफिस भिजवाओ और साथ ही टेप रिकॉर्डर भी, कर्नल डेविड ने तेज लहजे में कहा और उसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया। अब वो बड़ी बेचैनी से उस टेप का इंतजार कर रहा था। फिर थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक जदीद साख्त का बैटरी से चलने वाला टेप रिकॉर्डर था, दूसरे हाथ में एक बंद पैकेट था। उस नौजवान ने सलाम किया और टेप रिकॉर्डर और पैकेट मेज पर रखकर वापस मुड़ गया। कर्नल डेविड ने तेजी से पैकेट खोला तो उसमें टेप था। उसने उसे टेप रिकॉर्डर में एडजस्ट किया और फिर टेप रिकॉर्डर को ऑन कर दिया। अबू खालिद बोल रहा हूँ, एक आवाज सुनाई थी। अली इमरान बोल रहा हूँ, क्या हुआ है? दूसरी आवाज सुनाई थी और कर्नल डेविड यह आवाज सुनकर बेख्तियार उछल पड़ा क्योंकि वो इमरान की आवाज बखूबी पहचानता था। और फिर जैसे जैसे गुफ्तगू आगे बढ़ती रही उसके चेहरे पर जोश के तासुरात बढ़ते चले गए, लेकिन वो होंठ पीछे खामोशी से पूरी कॉल सुनता रहा। जब कॉल खत्म हो गई तो उसने हाथ बढ़ाकर टेप रिकॉर्डर ऑफ कर दिया। वेरी बैड। इसका मतलब है कि प्रेसिडेंट हाउस का स्पेशल मीटिंग रूम क्लोज होने के बावजूद उनके दस्तरस में रहता है। मुझे सदर साहब के नोटिस में ये बात लानी चाहिए, कर्नल डेविड ने बड़बड़ाते हुए कहा और उसके साथ ही उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया। फोन पीस के नीचे मौजूद एक बटन प्रेस करके उसे डायरेक्ट किया और फिर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। मिलिट्री सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट। राब्ता कायम होते ही एक भारी सी आवाज सुनाई थी। कर्नल डेविड बोल रहा हूँ, चीफ ऑफ GP5, सदर साहब से इंतहाई अहम बात करनी है, कर्नल डेविड ने अपने मखसूस लहजे में कहा। होल्ड करें, मैं मालूम करता हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो। थोड़ी देर बाद सदर साहब की आवाज सुनाई थी। कर्नल डेविड बोल रहा हूँ सर, कर्नल डेविड ने इस बार मुअद्दबाना लहजे में कहा। क्या कोई खास बात हो गई है? सदर ने तेज लहजे में कहा। जनाब, एक कॉल टेप मेरे पास मौजूद है। ये कॉल इसराइल से पाकिस्तानी एजेंट अली इमरान को की गई है और जनाब, इस टेप में मौजूद गुफ्तगू से पता चलता है कि आपका स्पेशल मीटिंग रूम क्लोज होने के बावजूद क्लोज नहीं होता। वहाँ होने वाली तमाम गुफ्तगू टेप होकर बाहर पहुँचती रहती है। कर्नल डेविड ने कहा। ये आप क्या कह रहे हैं? ये कैसे मुमकिन है? सदर ने हैरत भरे लहजे में कहा। जो गुज़िश्ता मीटिंग कॉल आपने पाकिस्तानी फार्मूले के बारे में की थी, उस मीटिंग में होने वाली तमाम गुफ्तगू बाहर पहुंच चुकी है जनाब, कर्नल डेविड ने बड़े फाकराना लहजे में कहा। फोन पर मुझे सुनवा दे, सदर ने कहा। यस सर, कर्नल डेविड ने कहा और फिर टेप रिकॉर्डर ऑन करके उसने रिसीवर टेप रिकॉर्डर के साथ रख दिया। जदीद साख्त के टेप रिकॉर्डर में टेप को दोबारा रिवाइंड करने की जरूरत न थी। टेप बटन ऑन होते ही चंद सेकंडों में खुद ब खुद रिवाइंड हो जाती थी, इसलिए जैसे ही कर्नल डेविड ने बटन दबाया
टेप खुद ब खुद रिवाइंड होकर दोबारा चल पड़ी। कर्नल डेविड खामोश बैठा रहा। जब टेप खत्म हो गई तो उसने रिसीवर उठाया और कान से लगा लिया। साथ ही हाथ बढ़ाकर उसने टेप रिकॉर्डर भी ऑफ कर दिया। सर, आपने कॉल सुन ली है, कर्नल डेविड ने इंतहाई मौदबाना लहजे में कहा। वेरी बैड, ये लोग आखिर किस तरह काम करते हैं। मुझे तो अब महसूस होता है कि हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद वो जो चाहते हैं कर गुजरते हैं। वेरी बैड, सदर ने जवाब देते हुए कहा। सर, अब मेरे लिए क्या हुक्म है, कर्नल डेविड ने कहा। क्या मतलब, कैसा हुक्म, सदर ने चौंक कर पूछा। सर, अब इमरान को मालूम हो गया है कि लेबोरेटरी कहाँ है जहाँ फार्मूला भिजवाया गया है, और वो यकीनन लाबानी सरहद से अंदर दाखिल होगा, जबकि सरहद पर ब्लैक आई का कंट्रोल है। लेकिन आप जानते हैं कि ब्लैक आई को इमरान और उसके साथियों की कारकर्दगी का तजुर्बा नहीं है, इसलिए वो लामहला उन्हें चक्कर देकर लेबोरेटरी तक पहुंच जाएंगे। और मुझे मालूम है कि वो ह्यूमा में इस तरह दाखिल होंगे कि उन्हें किसी सूरत भी चेक न किया जा सकेगा। इसलिए सर, मेरी गुजारिश है कि लाबानी सरहद पर कंट्रोल ब्लैक आई से वापस लेकर GP5 को दे दिया जाए। कर्नल डेविड ने तफसील से बात करते हुए कहा। आपकी बात दुरुस्त है, वाकई ब्लैक आई उन जादूगरों का मुकाबला न कर सकेगी, लेकिन वो बहरहाल आएंगे तो ह्यूमा में ही, सदर ने कहा। जनाब, ह्यूमा और लाबानी सरहद दोनों को हमारे कंट्रोल में दे दे, मैं आपको गारंटी देता हूं कि इमरान और उसके साथियों को मैं किसी सूरत भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, कर्नल डेविड ने कहा। आप वहां क्या करेंगे, वो तो काफी तवील सरहद है, सदर ने कहा। जनाब, मैं वहां चप्पे चप्पे पर चेकिंग कराऊंगा और इंतहाई जदीद मशीनरी चेकिंग के लिए इस्तेमाल करूंगा। हॉक आई को भी इस्तेमाल किया जाएगा, कर्नल डेविड ने कहा। ठीक है, मैं ऑर्डर कर देता हूँ, आप वहां का चार्ज संभाल ले, लेकिन ये सुन ले कि नाकामी की रिपोर्ट मिलने पर आपका कोर्ट मार्शल यकीनी होगा और कामयाबी की सूरत में आपको इसराइल का सबसे बड़ा अवार्ड दिया जाएगा, सदर ने जवाब देते हुए कहा।